आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भ्रूणपोष एंडोस्पर्म क्या होता है और इसका निर्माण किस तरह से होता है। और फिर हम जानेंगे भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। और फिर लास्ट में हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे लास्ट में भ्रूणपोष के कार्य, फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इस टॉपिक को बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में, डायग्राम के साथ, चित्र के साथ लिखा है। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा और यह टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा। अब आपको यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या किस तरह से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो हमने यहां पर उनको इस तरह से लिख दिया है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से लिखेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। क्लियर? अब एक बात ध्यान समझो, त्रिसमेकन या त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है यह हम आपको पढ़ा चुके हैं जब हमने आपको डबल फर्टिलाइजेशन, ड्यूनिशिएशन के बारे में समझाया था। क्लियर? और भ्रूणकोष एम्ब्रोसैक क्या होता है, इस पर भी हम आपको एक अलग वीडियो, एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर प्यारे बच्चों आप चाहते हैं कि हमें चैप्टर फर्स्ट की सभी वीडियोस एक तरफ से मिल जाएं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग मिल जाएं, सीक्वेंस से मिल जाएं, तो आप प्यारे बच्चों चैप्टर फर्स्ट की प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको ये सभी वीडियोस एक तरफ से मिल जाएंगी। वहां देखिएगा और सुंदर सा प्यारा सा अपना नोट्स बना लीजिएगा। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप चैप्टर फर्स्ट की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब हम यहां पर इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ना इसको समझाएंगे। अगर हम इसको समझाने लगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। केवल हम यहां पर इसकी बात करेंगे, ये क्या होता है और इसका निर्माण क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से और इसका कार्य या इसका महत्व या इसका उपयोग क्या होता है, इसी पर हम पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, केवल और केवल भ्रूणपोष के बारे में। सही? चलिए फिर अब बहुत ध्यान समझना। देखिए, त्रिसमेकन या त्रिसंलयन दोनों बातें एक हैं। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप भ्रूणकोष एम्ब्रोसैक में बनी हुई त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड 3N प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे शॉर्ट में हम पैन बोलते हैं, PEN। सही है, याद रखना। तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से एक पोषक ऊतक का निर्माण होता है, इसे भ्रूणपोष कहते हैं। हमने क्या जाना? हमने ये जाना सर, ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो जब भी तो होता है ना ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप भ्रूणकोष में, किस कहां पर, भ्रूणकोष में बनी हुई त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड 3N, क्या बनी हुई 3N? 3N है प्राथमिक, प्राइमरी भ्रूणपोष एंडोस्पर्म केंद्रक न्यूक्लियस, पैन। ये तो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से, किससे? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से एक पोषक ऊतक का निर्माण होता है, एक पोषक ऊतक का परिवर्धन होता है, एक पोषक ऊतक बनता है और उसी पोषक ऊतक को प्यारे बच्चों हम कहते हैं भ्रूणपोष। कब होता है? ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप। कहां होता है? भ्रूणकोष में। किससे होता है? त्रिगुणित संरचना जो है, क्या नाम है उसका? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इससे एक पोषक ऊतक का निर्माण होता है और उस पोषक ऊतक को ही हम भ्रूणपोष कहते हैं। सर किसका पोषण कराता है? अगर प्यारे बच्चों आप इसके नाम को ध्यान से देखेंगे तो पूरी बात खुलकर आपके सामने आ जाएगी। भाई देखो, भ्रूण का मतलब भ्रूण होता है। भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? भाई एम्ब्रो का निर्माण कैसे होता है? नर युग्मक मेल गैमिट और मादा युग्मक फीमेल गैमिट आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट। और फिर जाइगोट से किसका निर्माण होता है? एम्ब्रो का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। सही? तो भ्रूण और पोष का मतलब होता है पोषण कराना, मतलब ऐसी संरचना
ऐसी संरचना जो भ्रूण को पोषण कराती है, ऐसी संरचना जो भ्रूण को पोषण कराती है, उसी को हम क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। तो इसीलिए आप नाम को भी समझा करें, क्योंकि पूरी बात नाम से ही रिलेटेड होती है। इसीलिए जो टॉपिक है उसका जो नाम है उस नाम पर फोकस करें, उसे समझे करें और उसी से आप डेफिनेशन को बनाया करें। तो भ्रूणपोष, भ्रूण को पोषण कराने वाली। तो इसलिए भ्रूणपोष क्या है? भ्रूणपोष एक पोषक ऊतक है। वो क्या कराता है? वो भ्रूण को पोषण कराता है। ये विकासशील भ्रूण इम्ब्रो को पोषण प्रदान करता है। ये तो हमने समझाया। भ्रूणपोषी बीजों में, भाई भ्रूणपोषी बीज क्या होते हैं? जिसमें भ्रूणपोष रह जाता है, बच जाता है, पूरी तरह से खत्म नहीं होता, समाप्त नहीं होता, जैसे धान है, गेहूं है, नारियल है, ऐसे। तो भ्रूण इसके एग्जाम्पल हैं। भ्रूणपोषी बीजों में ये अंकुरण के समय, जर्मिनेशन के समय नवोद्भित पादपों को पोषण प्रदान करता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का विकास निषेचन, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। यह बात याद रखना। अतः यह क्या होगा? आगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा, एन होगा। जबकि आवृतबीजी एंजियोस्पर्म में भ्रूणपोष निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और यह क्या होता है? यह त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड 3n होता है। क्लियर? यह हमने आपको समझा दिया। इतनी बात समझ में आ गई? ये सब पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद रखना। ऑब्जेक्टिव यहां से पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, सुंदर सा लिखेंगे, प्यारा सा लिखेंगे, भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पादपों में भ्रूणपोष के विकास के आधार पर प्रायः ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा है हिलोबियल या हेलोबियल। कहीं कहीं आपको यह भी लिखा मिल सकता है और कहीं कहीं आपको हेलोबियल भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए इंग्लिश देख लेना इसकी। सही है? तो हिलोबियल या हेलोबियल भ्रूणपोष एंडोस्पर्म। क्लियर? चलिए अब देखो, हमने इनको सब डायग्राम के साथ लिखा है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ये आराम से याद हो जाएगा। चलिए भाई, पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर डायग्राम से इसको समझेंगे। मैं आपको यही बताऊंगा कि आप डायग्राम तैयार कीजिएगा और डायग्राम से ही थ्योरी बनाकर लिखने की कोशिश कीजिएगा। थ्योरी आप भूल जाओगे, डायग्राम याद रहेगा तो थ्योरी याद रहेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा, ज्यादा क्वेश्चन याद कर लोगे तो ये जो क्वेश्चन आपके रटे हुए होंगे ना, तो एक क्वेश्चन दूसरे में, दूसरा क्वेश्चन तीसरे में, सब मिक्स हो जाएगा, आपके दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। किसका आंसर क्या है, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर डायग्राम को समझोगे, याद रखोगे, तो ये थ्योरी आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगी। मेरी बात याद रखना। सही? चलिए अब हम इसे पहले पढ़ेंगे, फिर हम डायग्राम से क्लियर कर लेंगे। एक पॉइंट भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, केंद्रीय भ्रूणपोष, और इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत ध्यान समझो। इस प्रकार के भ्रूणपोष में, अच्छा एक दो बातें याद करो पहले। एक होता है प्यारे बच्चों कैरियोकाइनेसिस, मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसमें है, याद रख लो बस कैरियोकाइन, क्योंकि आप अगर कोई दूसरी बुक्स लोगे ना तो उसमें ये वर्ड आपको मिल सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, यार हमें सर ने बताया नहीं, ये यहां पर आ गए। तो इसलिए मैं आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं, याद रख लो। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्र का, न्यूक्लियस का विभाजन। सही है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या बताया? केंद्र का विभाजन। सही? और दूसरा मतलब होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस केंद्र का विभाजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म का विभाजन। सही? कैरियोकाइनेसिस होगी, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। जब साइटोकाइनेसिस होगा तो कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। समझ में आ गई बात? पादप की बात कर रहा हूं। कैरियोकाइनेसिस केंद्र का विभाजन और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस में कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, साइटोकाइनेसिस में कोशिका भित्ति, सेल वॉल का निर्माण होगा। ये 2 बातें याद रहेंगी। चलिए देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन, पीएन, बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से
बहुत से केंद्रक बनाता है। भाई किसका विभाजन होगा? भ्रूणपोष केंद्रक का। बार बार विभाजन हो रहा है और स्वतंत्र रूप से क्या बन रहे हैं? केंद्रक बन रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कोशिका भित्ति निर्माण नहीं होगा क्योंकि केंद्र टूट रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। सही। देखो, विभाजन के फलस्वरूप बने केंद्रक भ्रूणकोश इम्ब्रोसैक में परिधि से, इम्ब्रोसैक में परिधि से केंद्र की ओर विन्यासित हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? अंत में परिधि से केंद्र की ओर कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारंभ होता, मतलब यहां पर आप साइटोकाइनेसिस होने लगा। जहां कोशिका भित्ति बनने लगी वहां साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। सही। कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और वो सेलुलर रूप में, कोशिकीय रूप में आ जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो डायग्राम समझो। इस पूरी बात को प्यारे बच्चों आप समझिए डायग्राम से। अच्छा, उदाहरण भी देख लो भैया। उदाहरण इसके कैप्सेला और यूफोर्बिया। देखो, ये एक क्या है? भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश है, सॉरी इम्ब्रोसैक है, भ्रूणकोश है, इम्ब्रोसैक है। सही। ये एंटीपोडल सेल हैं और ये जो है प्यारे बच्चों क्या, सिनर्जिड सेल है ये वाली। और यहां पर एग सेल होती है और एग सेल्स के पास जो फर्स्ट मेल गैमिट आता है वो इससे फ्यूज कर जाता है, संलयन कर जाता है और वहां पर जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो सब आपके समझ में आ जाएगा। और ये आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। सही। यहां पर कितनी बात समझ में आ रही है? अब सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले तो केंद्र का विभाजन होता है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, केंद्र का विभाजन होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहां पर जब इसका विभाजन होगा, सही, और इसका कैसे विभाजन बताया कि लगातार बार 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 विभाजन होगा और बार बार विभाजन होने से आप क्या देख रहे हो कि फ्री न्यूक्लियाई, मुक्त केंद्रक यहां पर फैल जाएंगे। हमने क्या बताया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म कहां है? भ्रूण कोश के अंदर है और उसका बार बार विभाजन हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और उससे क्या हुआ कि भ्रूण कोश के अंदर फ्री न्यूक्लियाई मुक्त केंद्रक बन जाते हैं। अब क्या होगा? कुछ समय बाद ये होगा, ये जो केंद्रक होते हैं वो भ्रूण कोश की, जो भ्रूण कोश है उसकी परिधि से लगने लगेंगे। देखो आ गए परिधि पर, उसकी परिधि से लगने लगेंगे, उसकी साइडों में लगने लगेंगे, बीच में कह सकते हो रिक्तिका बन जाएगी। जब ये साइडों में लग जाएंगे तो फिर यहां पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और भित्ति का निर्माण होने लगेगा। देखो ये बन गई नहीं भित्ति, देखो ध्यान समझ रहे हो, यहां पर भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार का अगर आप विभाजन देख रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। एक बार और समझो ध्यान से। प्राइमरी एंडोस्पर्म में क्या होगा? बार बार विभाजन होगा, जिससे क्या होगा? मुक्त केंद्रक का निर्माण होगा और कुछ समय बाद ये मुक्त केंद्रक जो होंगे वो भ्रूणकोश की, इम्ब्रोसैक की परिधि से लगेंगे। जब ये परिधि से लग जाएंगे तो यहां पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मतलब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा। देखो यहां हो रही नहीं हो रही? बस तो इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है उसी को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। मैंने आपको समझाया था नहीं कि भाई डायग्राम देखिए, डायग्राम, और डायग्राम से ही थ्योरी बनाकर लिखिए। लिख देंगे, डायग्राम बनाओगे थ्योरी लिख दोगे। और देखो भैया ये जाइगोट है और ये है क्या लिख रहा है? डिजेनरेटिंग सिनर्जिड सेल, जो सहायक कोशिका है वो यहां से विलुप्त हो रही हैं। और देखो ये जो था काय में डेवलप हो जाएगा? इम्ब्रो में। और ये काय में डेवलप होगा? आपके न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में। अब ये क्या करेंगे? इसको पोषण कराएंगे। यही तो समझना है बच्चे। ये क्या करेगा? इसको पोषण कराएगा, न्यूट्रिशन कराएगा, फीडिंग कराएगा, खाना खिलाएगा, कुछ भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए देखिए, कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है पहले पढ़ेंगे, फिर डायग्राम समझेंगे। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। यहां पर क्या बात है भाई? यहां पर यह बात है कि कैरियोकाइनेसिस होगा, फौरन ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, भित्ति का निर्माण हो जाएगा, जो न्यूक्लियस बने वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। आसान भाषा में कह सकते हो केंद्रक का विभाजन होगा, फिर भित्ति का निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति। केंद्रक का विभाजन होगा, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा
और अगर कहना चाहते हो ऐसे भी कह दो कि कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, फिर कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा। चलिए अब देखते हैं डायग्राम से। सही, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश तो आप पढ़ रहे हो, भ्रूण कोश है। इन दोनों पर देखो, भ्रूण कोश और भ्रूण कोश पर क्या अंतर होता है, नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर लाएंगे। सही है, एंडोस्पर्म और एम्ब्रोसैक में क्या अंतर होता है, इसी पर हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। सही है, तो जब तक आप वेट करना। अब प्यारे बच्चों, ये आपका एम्ब्रोसैक है और सब कुछ जो बात चलेगी इसकी, क्योंकि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, विभाजन होगा, और इसी से क्या बनता है, एम्ब्रोसैक। इसी से क्या होता है, एंडोस्पर्म बनता है, भ्रूण पोष बनता है। किससे, इसका विभाजन होगा, इसी से ही तो बनता है क्या, भ्रूण पोष, एंडोस्पर्म। अब देखो, इसका विभाजन हुआ भाई, समसूत्री विभाजन हो रहा है, तो दो बन रहे हैं केंद्रक। इसका विभाजन हुआ, एक केंद्रक ये बना, एक केंद्रक ये बना, तो केंद्रक का विभाजन हुआ, क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस हुआ, और उसी के बाद क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस भी हो गया। जब साइटोकाइनेसिस हुआ तो यहां क्या हो गया, देखो कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। फिर आगे देखो, इसका विभाजन हुआ, एक केंद्रक ये बना, एक केंद्रक ये बना, और देखो यहां पर फिर क्या हो गया, कोशिका भित्ति का फिर निर्माण हो गया। इसी तरह से देखो, इसका विभाजन हुआ, एक केंद्रक ये बना, एक केंद्रक ये बना, और इनके बीच में देखो साइटोकाइनेसिस फिर हो गया, कोशिका भित्ति का निर्माण फिर हो गया। ऐसे ही करते 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 देखो इतनी कोशिकाएं बन जाएंगी, और इनके साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण भी साथ साथ चलता रहेगा। तो इस प्रकार अगर आप देख रहे हैं कि नाभिक का, केंद्रक का विभाजन हो रहा है और साथ में कोशिका भित्ति भी बन रही है, मतलब कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों साथ साथ चल रहा है, तो समझ जाओ वो कोशिकीय भ्रूणपोष है, वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है। सही, और देखो ये क्या बन गया, एम्ब्रो। अब ये क्या करेगा, इसको पोषण कराएगा, खिलाएगा, पिलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे, हिलोबियल या हेलोबियल भ्रूणपोष। कैसे भी आपको लिखा मिल सकता है, बस इंग्लिश को ध्यान कर लेना। चलिए अब पहले पढ़ेंगे, फिर डायग्राम समझेंगे। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इंग्लिश भी याद रखा करो, के प्रथम विभाजन के बाद, पहला विभाजन के बाद कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। मतलब पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया, उसके साथ ही साइटोकाइनेसिस भी हो गया और कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। सही है, पहले विभाजन के बाद ही क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस का निर्माण हो जाएगा, भित्ति का निर्माण हो जाएगा। पहली लाइन समझ में आ गई। इसके बाद दोनों केंद्रक, भाई दो केंद्रक बन गए ना, एक ऊपर एक नीचे, दोनों केंद्रक भ्रूणपोष के अलग अलग भागों में स्वतंत्र रूप से विभाजित होते रहते हैं। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति नहीं बनती। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो होता रहेगा, केंद्रक का विभाजन तो होता रहेगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। पहले विभाजन में साइटोकाइनेसिस हुआ है, कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ है, और उसके बाद जो केंद्रकों में विभाजन हुआ है, न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ है, उसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब अगर आप देखो तो जो ये हेलोबियल है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है, ये क्या है, देखो इस प्रकार हेलोबियल भ्रूणपोष केंद्रीय और कोशिकीय भ्रूणपोषों के मध्य की स्थिति है। सही है, तो आप इसे चाहो तो माध्यमिक भ्रूणपोष भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बीच की अवस्था है। समझ में आ गई बात? थोड़ा ध्यान समझोगे तो आप इस बात को समझ जाओगे। भाई सेलुलर में क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है, वहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। और सेलुलर में क्या होता है कि न्यूक्लियस टूटा, सेल वॉल बन गई, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। और इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले कोशिका भित्ति का निर्माण होगा, पहले डिवीजन में कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया। अब जो केंद्रक बन गए उनमें केंद्रकों का विभाजन होता रहेगा, लेकिन कोशिका भित्ति साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों अब इस पूरी बात को डायग्राम से समझेंगे बहुत ध्यान से। देखो ये क्या है, पहले इसे समझो। देखो ये आपका भ्रूण कोश है, एम्ब्रोसैक है। उसमें यहां पर क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है। और इसका यहां पर विभाजन होगा, तो इससे कितने बनेंगे केंद्रक, दो केंद्रक बनेंगे।
देखो एक ये बना और एक ये बन गया। और इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है उसमें पहले विभाजन में केंद्रक तो हो गए और साथ में भी क्या होगा बेटे, यहां पर कोशिका भित्ति का भी निर्माण होगा, साइटोकाइनेसिस होगा पहले विभाजन में। ये मैंने आपको समझाया है। अब देखो क्या होना है, अब क्या होना, देखो इससे ये विभाजन हो गया, इससे ये बन गए और बीच में देखो कोशिका भित्ति बनी हुई है। अब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा, बार बार इनमें विभाजन होता रहेगा। देखो बार बार देखो इनमें विभाजन हो रहा है, इनमें विभाजन हो रहा है। देखो इससे ये बन गए हैं और इससे ये बन गए हैं, लेकिन एक बार कोशिका भित्ति बनेगी, अब दोबारा नहीं बनेगी, बार बार केंद्रकों में विभाजन होता रहेगा। बात समझ में आ गई। ये एमसी का मतलब क्या, माइक्रोपाइल चैम्बर है, और सीसी का मतलब क्या है, चेलेजा चैम्बर। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार का अगर आप एंडोस्पर्म देख रहे हैं, इस प्रकार का देख रहे हैं कि भाई एक बार कोशिका भित्ति बन गई, अब उसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं हो रहा है और केंद्रक का विभाजन हो रहा है, फ्री न्यूक्लियाई बन रहे हैं, तो समझ जाओ वो हिलोबियल भ्रूणपोष या हेलोबियल भ्रूणपोष है। सही, इसके एग्जाम्पल हम आपको बता चुके हैं। ये इसके क्या है प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है। चलिए अब इसके हम देख लेते हैं कार्य। तो भ्रूणपोष के कार्य देखेंगे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे आप, इसको लिखेंगे ध्यान से। ये विकसित हो रहे भ्रूण एम्ब्रो को भोजन प्रदान करता है, ये हमने भी सीखा है। बीजों में खाद्य पदार्थों का भंडारण करता है, स्टोरेज करता है, जमा करता है। अंकुरण के समय नए पौधों को ऊर्जा देता है। सही है, भ्रूणपोषी बीज जो होते हैं भ्रूण के विकास और वृद्धि में सहायता करता है, भ्रूण को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। तो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में और अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसको पीडीएफ तैयार करना है, फिर इसकी एडिटिंग करना है, आप जानते हैं कि बहुत मेहनत लगती है। तो बस आपसे यही है कि हमने जो जितनी मोहब्बत से, जितनी प्यार से और जितना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया है, और आपका भी ये हक बनता है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।